हेलो ऑल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस ने एक डेडिकेटेड सीरीज लॉन्च कर रखी है जो कि प्रतिवद के नाम से चल रही है यूट्यूब पे, जिसमें कि यूपीएससी के पिछले पीवाईक्यूज को डिस्कस किया जा रहा है, वो भी मेंस के, और उसमें भी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिस्कस किए जाते हैं। और साथ के साथ पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेक्शंस में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। यूपीएससी के पीवाईक्यूज मेंस के क्वेश्चंस आपको और उनके सॉल्यूशन, साथ में उसके साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा कि हम इससे पहले हम ज्योग्राफी की सीरीज के अंदर ओशनोग्राफी को होलिस्टिकली कवर किया है, जियोमॉर्फोलॉजी के हमने 2 पार्ट्स में ऑलरेडी हमने डन कर रखा है। उसके साथ साथ आज जियोमॉर्फोलॉजी का जो कि 3rd पार्ट है, जिसमें हम लैंड फॉर्म्स और उसमें भी स्पेशली हम ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स को, जिसमें कि पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन आया था कि फ्योर्ड्स कैसे बनते हैं और किस तरह से डिफरेंट लैंडस्केप को फॉर्म करते हैं, और बाकी किस तरह के वो कलरफुल, आप ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट किस तरह से बाकी चीजों से हटके हैं, तो उस टाइप का जो क्वेश्चन आया था हम उसको होलिस्टिकली आज कवर करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स उनको हमने कैटेगराइज कर रखा है अकॉर्डिंग टू दी प्री के हिसाब से, जिसमें कि हम एक तरफ डिपोजिशनल, एक तरफ इरोजनल लैंड फॉर्म को हम उसको कैटेगराइज कर रखा है, ताकि इससे आपको पता चल सके कि किस तरह से हमने प्री के लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे प्री का मेंस का आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा इन दी फॉर्म ऑफ लैंड फॉर्म्स। और हम कुछ होलिस्टिकली लैंड फॉर्म्स को कवर भी करेंगे, जिस तरह से आपके फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स हो गए, या फिर आपके एओलियन लैंड फॉर्म्स हो गए, या आपके वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स हो गए। तो उस तरह के हम सारी चीज़ों का होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं हम सेशन को और देखते हैं कि किस तरह से हमने अपने सेशन को आगे कैरी ऑन करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो जो टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं, ये ऑलरेडी हमने टॉपिक है जो हमारा दैट इज ऑफ द रॉक्स। रॉक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तीसरा है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये भी कर लिया है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम ऑलरेडी कवर्ड है, एंड प्लेट टेक्टोनिक्स भी ऑलरेडी कवर्ड है। तो अब जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट लैंडफॉर्म, और उसमें भी हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में फ्योर्ड्स को हम बहुत होलिस्टिकली कवर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस के अंदर आया हुआ है। तो इस तरह के जो हम क्वेश्चंस हैं, इन सब को हम ऑलरेडी जो पिछले पीवाईक्यूज आए थे उनको हम कवर कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं और एक बार नजर मार लेते हैं जो पीवाईक्यूज आए थे। जैसे कि जो आज का ये क्वेश्चन है जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म से, हाउ आर द फ्योर्ड्स फॉर्म्ड एंड हाउ दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर्स्क्यू एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन को आज हम डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि जिन बच्चों हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से वो इंसाइट ले सकते हैं कि किस तरह से मेंस के क्वेश्चन को हमने फ्रेम करना है और किस तरह से हमने उन क्वेश्चंस को टैकल करना है पेपर के अंदर। तो आओ चलते हैं। अब हम ऑलरेडी हम प्लेट टेक्टोनिक्स कवर कर चुके हैं, उससे पहले मिनरल एंड रॉक्स ऑलरेडी डन है। तो उनको आप जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पिछले प्रीवियस वीडियो से उन सब कुछ चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो आओ चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली लैंड फॉर्म क्या है। लैंड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो लैंड फॉर्म बेसिकली अर्थ के सरफेस के ऊपर वो फीचर है जो किसी पर्टिकुलर टेरेन का क्या होता है, पार्ट होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अ लैंड फॉर्म इज अ फीचर ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज अ पार्ट ऑफ द टेरेन। मतलब क्या है वो, अर्थ की सरफेस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दिस इज द कीवर्ड हेयर, जो कि किसका पार्ट है, टेरेन का पार्ट है। और हर लैंड फॉर्म अपने फिजिकल शेप, साइज और मटेरियल का, अब हर लैंडफॉर्म का अगर मैं बात करूं तो हर जो भी कोई भी लैंडफॉर्म होगा उसका अपना कोई फिजिकल शेप होगी, साइज होगा, या वो किस पर्टिकुलर मटेरियल से बन रहा है। और सबसे बड़ी चीज, एक और चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है लैंडफॉर्म के अंदर, कि जो लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं ये बहुत स्लो प्रोसेस से बनते हैं। वो ये नहीं कि एकदम से चीज होगी और एकदम से आज नया लैंडफॉर्म बन जाएगा, नहीं, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स बिकॉज दीज प्रोसेसेस आर वेरी स्लो मूविंग प्रोसेसेस। इन प्रोसेसेस का मूवमेंट बहुत स्लो है। इस चीज को ऐसे समझो, सपोज करो मैं अगर आज ओशन के अंदर हूं, मैं वहां से एक बाल्टी पिक कर रहा हूं पानी की, तो उस पर कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं आएगा। बट इफ वी टेक, मैं इसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहा हूं, मिलियन ऑफ ईयर्स तक अगर इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहा हूं, तो उसके वाटर लेवल के अंदर हमें चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि हिमालयस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, तो वो हमें दिख थोड़ी रहे हैं कि हिमालयस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं विद, बट हम प्रीवियस हिस्ट्री को, रिकॉर्ड को चेक करें और आज की हाइट को चेक करें हम हिमालयस की, तो वी हैव सीन अ कंसिडरेबल चेंज इन द हाइट ऑफ हिमालयस। तो दैट्स व्हाई दीज मूवमेंट्स आर वेरी स्लो।
और ये आपको बहुत एकदम से नहीं दिखेंगी चीज, इट विल टेक मिलियन ऑफ ईयर्स। जैसे कि हम कई बार देखते भी, हम बात भी करते हैं अपनी लैंग्वेज में कि जैसे कि आप मान लो कि आप बड़े दिनों बाद अगर आप मान लो आप कहीं अपने घर जा रहे हो तो आपको सिमिलर चीज ही देखने को मिलेगी, बट उसके अंदर आपको चेंज देखने को मिल जाता है कि जैसा लगता है कि यार ये पत्थर उस टाइम पे यहाँ था, अब शायद यहाँ पे आ गया है। तो मतलब इस तरह से जो आप उस चीज को रिलेट कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, इज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स। तो मतलब हर लैंडफॉर्म का अपना फिजिकल शेप, साइज, मटेरियल, और उसके साथ साथ ये किसका रिजल्ट होगा, कुछ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और एजेंट्स का। एक्शन ऑफ द मोस्ट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स आर स्लो। हियर इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और ये जो एजेंट्स हैं ये क्या होंगे, स्लो होंगे, और काफी ज्यादा टाइम लेंगे किसी एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म को शेप होने में। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर शेप लेंगे बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम। एवरी लैंडफॉर्म हैज अ बिगिनिंग एंड लैंडफॉर्म वंस फॉर्म्ड में चेंज देयर शेप, साइज एंड नेचर स्लोली। मतलब हर लैंडफॉर्म शुरुआत में, या कोई भी किसी की लैंडफॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, जब भी वो शुरू में बनेगा तो उसकी शेप के अंदर चेंज देखने को मिलेगा, साइज में देखने को मिलेगा, और उसके साथ नेचर में, और उसकी जो नेचर होगी काफी स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूड एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स। तो मतलब उस पर किस तरह के जियोमॉर्फिक प्रोसेस और एजेंट्स काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर इस सबको मैं समराइज करूं शॉर्ट में, तो आप इस चीज को समझो, जो लैंड फॉर्म्स है वो बेसिकली क्या चीज है। लैंड फॉर्म बेसिकली अर्थ के टेरेन या अर्थ के सरफेस के ऊपर ही एक तरीके से क्या चीज, एक फीचर है, वो कोई भी फीचर हो सकता है जो कि किसी पर्टिकुलर टेरेन का पार्ट बना हुआ है। दूसरी चीज कि ये जियोमॉर्फिक जो प्रोसेसेस हैं ये काफी स्लोली उस पर एक्ट करेंगी, जिस वजह से उस शेप में आने में, वो हो सकता है कुछ प्रोसेस फास्ट भी हो सकती हैं, कुछ स्लो भी हो सकती हैं, बट उसको शेप में आने में, पर्टिकुलर लैंडफॉर्म को अपनी पर्टिकुलर शेप में आने में उसको टाइम लगेगा, दैट इज टाइम इज वेरी स्लो प्रोसेस। और हर लैंडफॉर्म अपनी एक नेचर, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज और अपने किसी और पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाना जाता है, जो कि उस पर्टिकुलर लैंडफॉर्म को बाकी लैंडफॉर्म से क्या कर देती है, डिफरेंशिएट कर देती है। यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी आपको। तो आओ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा जिस लैंडफॉर्म, बिकॉज फ्योर्ड्स इज अ पार्ट ऑफ ग्लेशियल लैंडफॉर्म, तो हम इसको बहुत होलिस्टिकली कवर करेंगे क्योंकि यहां से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी हम लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं तो लैंड फॉर्म्स को हम दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक होते हैं इरोजनल फीचर, एक होते हैं डिपोजिशनल फीचर। पहले समझो कि इरोजनल फीचर्स क्या होते हैं। इरोजनल फीचर्स क्या होंगे कि मान लो कोई भी पार्टिकल, या मैं बोल लूं कोई भी सब्सटेंस है, उसका कुछ हिस्सा बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट, विंड है, वाटर है, या डिफरेंट एजेंट्स है, तो उस हिस्से को क्या कर देंगे, वहां से उस हिस्से को इरोड कर देंगे, और वही हिस्सा इन्हीं एजेंट्स के द्वारा कहीं और डिपॉजिट कर दिया जाएगा। मतलब एक जगह से चीज कट होगी, मतलब वहां से टूटेगी, और उसको उठा के दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इसी प्रोसेस का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम में चलता है। जब एक तरफ से इरोजन होगा, एक तरफ से क्या होगा, डेपोजिशन होगा। अदरवाइज अगर इसके अंदर क्या इक्विलिब्रियम में अगर हमें बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे, आप ये बोलो, लैंड फॉर्म्स की स्ट्रक्चरिंग के अंदर भी क्या आ जाएगा, डिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो अब आओ देख लेते हैं हम इरोजनल और डेपोजिशनल फीचर्स के बारे में। अगर मैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स की बात करूं तो इरोजनल फीचर्स में आपको सर्क देखने को मिलेंगे, हॉर्न्स देखने को मिलेंगे, ग्लेशियल वैलीज और ट्रफ्स देखने को मिलेंगे। और एक और चीज यहां पे याद रखना, जब मैं ग्लेशियल वैलीज की बात करता हूं तो ये वैलीज जो होती हैं कैसी होंगी, यू शेप वैलीज होंगी, मतलब इस तरह की यू वाली आकृति बना रही होंगी। दैट्स वाई दीज वैलीज, जो ग्लेशियल वैलीज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, यू शेप्ड वैलीज भी बोल देते हैं हम, दैट इज यू शेप्ड वैलीज। क्लियर है बात। उसके बाद यहाँ आपके फ्योर्ड्स हैं। देन डिपोजिशनल फीचर्स की बात करें तो ये मोरेन्स हैं, एस्कर्स हैं, आउटवॉश प्लेन्स हैं, एंड ड्रबलेंस हैं। जनरली हमने वही कवर किए हैं जो अक्सर कॉमन रिपीटेड हैं, जो अक्सर पेपर के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो आओ चलते हैं, सबसे पहले इन सब लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। अगर मैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करूं तो आप पहले इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए हट भी जाता हूं तो सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले आप इस लैंडफॉर्म को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर आप इस
डायग्राम को ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस चीज को देखिए, फिर मैं इस वाले डायग्राम के ऊपर आता हूँ। आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये है व्हाइट कलर से हम स्नो को बता रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है बात? तो जब मैं स्नो की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो सिमिलरली ये वो वाला रीजन है कि जहां पे इस पर्टिकुलर रीजन में क्या है, इस पर्टिकुलर रीजन में है स्नो। दिस पर्टिकुलर जोन वेयर द एक्युमुलेशन ऑफ स्नो इज फाउंड, इसी रीजन को हम क्या बोल देते हैं, इसी रीजन को बोलते हैं हम सर्क। जो ये पर्टिकुलर टाइप का लैंडफॉर्म बनता है इसको क्या बोल दिया जाता है, सर्क बोल दिया जाता है। और जब ये मान लो दो डिफरेंट सर्क्स जब मिल रहे हैं तो एक इस तरह का एक ये लाइन सी जो बना रहे हैं, जो एक डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं एक सर्क को दूसरे सर्क से, जो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो जो रिज टाइप की जो लाइन है, जो रिज सेपरेट कर रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसी को बोल दिया हमने अरीट बोल दिया। क्या बोला इसको, अरीट बोल दिया। ये आप ये देख भी सकते हैं, दिस इज बेसिकली ये जो ये चीज है या ये चीज है जो ये किसको डिफरेंशिएट कर रही है, एक सर्क को दूसरे सर्क से। अगर मैं बोलूं दिस इज द सर्क नंबर 1 and this is the circ number 2, then 1 and 2 is differentiated by this type of ridge is known as the arete. क्लियर है बात? इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि यहां पे जब ये एक मान लो ये आगे एक दो ऐसे पीछे भी हो सकते हैं, तो सिमिलरली जब इस तरह के जब सर्क्स, मल्टीपल सर्क्स जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाएंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाएंगे, दिस पर्टिकुलर type of landform is known as the horn, or you can say it's a pyramidal peak। जैसे कि आपकी मेटरहॉर्न पीक है स्विट्जरलैंड की, वो इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल है। तो ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द हॉर्न। यहां तक आई होप आपको इरोजनल फीचर्स क्लियर हो रहे होंगे कि सर्ग क्या है, अरीट क्या है और हॉर्न क्या है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि खास करके जब भी आपने जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स पढ़ने हैं, उसमें आपने सबसे ज्यादा एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज अबाउट विजुअलाइजेशन। क्योंकि अगर आपके सामने पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर है, उसका इंप्रेशन आपके दिमाग में छपा होगा, देन लैंडफॉर्म्स आर द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स। अदरवाइज यही टॉपिक्स सबसे टफ टॉपिक बन जाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। तो इस चीज के लिए चाहे आप प्रीलिम्स की बात कर लूं मैं, चाहे मेंस की बात कर लूं, प्रीलिम्स में अक्सर स्ट्रेट अवे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, वो ये पूछ लेगा कि इस तरह से एक्युमुलेशन ऑफ स्नो ग्लेशियल लैंडफॉर्म के किस में हो जाता है, तो 4 ऑप्शन वो आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जो एक्युमुलेशन ऑफ स्नो है वो कहाँ हो रहा है, सर्क के अंदर हो रहा है। तो इस तरह की विजुअलाइजेशन का आपको पता होना चाहिए, बिकॉज लैंडफॉर्म्स आप विजुअलाइजेशन से ही समझ पाओगे, अदरवाइज इट्स अ वेरी टफ टास्क टू रिमेंबर ऑल दीज टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्नो का एक्युमुलेशन हो रहा है, उसकी वजह से ये सब चीजें बन रही हैं। इस स्नो के इरोजन की वजह से इस टाइप के क्या बन रहे हैं, ये लैंडफॉर्म्स बनने को देखने को हमें मिल रहे हैं। अब आते हैं अगले उसके ऊपर। अब ध्यान से इस इमेज को देखना। इस इमेज में आपको ये दिख रहा होगा कि इस तरह से ये चीजें इस तरह से आपको ये इस टाइप के एक तरीके से आपको लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो शेप रिजेंबल कर रही है, ये किससे रिजेंबल कर रही है, दैट इज रिजेंबल विद यू शेप। देन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल ट्रफ्स बोल लो इसको आप, या ग्लेशियल वैलीज बोल लो, चाहे ग्लेशियल वैलीज बोल लो या फिर क्या बोल लो, ग्लेशियल ट्रफ्स बोल लो, इवन इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, यू शेप्ड वैलीज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, यू शेप्ड वैलीज बोलते हैं। आओ देख भी लेते हैं, इन्हीं को क्या बोल दिया हमने, दैट इज नोन एज दी यू शेप्ड वैलीज। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो आप एक चीज देखिए कि बीच से ये जितना भी रीजन है, ये सब आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे इरोजन आपका हो रहा है। और ये रीजन कैसा है आपको, ये रीजन आपको एक तरीके से फ्लैट फ्लोर की तरह देखने को मिल रहा होगा, फ्लैट फ्लोर की तरह देखने को मिल रहा है। जबकि इसके ये साइड्स देख लो आप, ये वाली साइड्स, चाहे ये वाली साइड्स, चाहे मैं इस साइड की बात करूं, चाहे मैं इस साइड की बात करूं, तो ये क्या देखने को मिल रही है आपको, दैट इज स्टीप साइड्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर
दैट इज द यू शेप्ड वैलीज, आइदर ग्लेशियल वैलीज, ग्लेशियल ट्रफ्स, इन सब चीजों को आप देख सकते हैं ध्यान से, ये सब रहे आपके, दीज आर दी ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स विच इज नोन एज, विच आर नोन बाय द ग्लेशियल वैलीज। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब आओ चलते हैं अगले उसके ऊपर, जहां से अक्सर क्वेश्चन आया था आपका यूपीएससी मेंस के अंदर, दैट इज द फ्योर्ड्स। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझो। बेसिकली फ्योर्ड्स क्या होते हैं, एक तरीके से ये समझ लो आप, दीज आर दी लॉन्ग नैरो वैलीज विद स्टीप साइड्स फिल्ड विद सी वाटर। अब इसी चीज को हम बिल्कुल यहां पे पढ़ेंगे। सपोज करो ये एक सी वाटर का इनलेट है, क्या है ये, दिस इज द इनलेट ऑफ सी वाटर, दिस इज द इनलेट ऑफ सी वाटर। अब इसके दोनों तरफ आप ध्यान से देखो, ये भी क्या है, ये दोनों क्या है, स्टीप साइड नैरो, ये क्या है, नैरो स्टीप साइडेड, नैरो स्टीप साइडेड वैलीज हैं। ये क्या है, ये नैरो स्टीप साइडेड वैलीज हैं। दोनों तरफ आपको तरह से नैरो और बिल्कुल स्टीप आपको वैलीज देखने को मिल रही हैं। इसके नीचे आपको इनलेट ऑफ सी वाटर देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप के पर्टिकुलर जो लैंडस्केप बनता है या जो लैंड फॉर्म बनता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्योर्ड बोल देते हैं। क्लियर है बात। और इसका मैं आपको बिल्कुल डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि बेसिकली ये चीज होती क्या है। आप ये समझ लो कि जब ग्लेशियर मूव कर रहा है और जब वो सी के अंदर, सी के साथ मिलता है, तो उस टाइम पे ही इस तरह के आपको फ्योर्ड्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको जनरली जहाँ पे इंडेंटेड कोस्ट लाइन वाले जो रीजन है, जैसे आपका नॉर्वे हो गया या अलास्का वाला रीजन है आपका, ये कनाडा है, चिली है या फिर ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे आपको जनरली ये सब देखने को मिलेंगे। लिखा भी है, दे आर मेनली फाउंड इन नॉर्वे, ग्रीनलैंड, चिली, न्यूजीलैंड, कनाडा, United States of Alaska. They are geomorphic features developed or near the coast where marine waters enter inland through overstepped glacial valleys with high walled rocks. मतलब ये high walled rocks हैं, इसके थ्रू ही जब ग्लेशियर का पानी जब सी के अंदर इंट्रूड, ग्लेशियर्स जब मिलेंगे सी के अंदर टूट के गिरेगा, तो वही सी का पानी जो है इसी डिप्रेशन के अंदर आ जाएगा। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज दी फ्योर्ड्स। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको पहले समझाता हूं। पहले मैं ब्लैंक स्लाइड पे चलता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। यहां पे अगर आप इस चीज को यहीं पे समझ लो, इसी पॉइंट पे आते हैं हम यहां पे। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, तो यहां पे इस चीज से समझ लो, ये यहीं पे समझाता हूं मैं कि फ्योर्ड्स होते क्या हैं। अब समझो कि बेसिकली फ्योर्ड्स होते क्या हैं। सपोज करो ये यहां पे, इसी पे डायग्राम पे ले लेते हैं, यहां से यहीं पे आते हैं। इस चीज को यहां पे समझो, यहां पे ध्यान से देखना। सपोज करो ये क्या है, सी है, ठीक है, और ये क्या है, यहां से ग्लेशियर, ये आपका कोई ग्लेशियर है। क्लियर है बात, ये क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है, दिस इज द ग्लेशियर। अब यहां पे इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सी है और ये रहा ग्लेशियर विद, और ये क्या है, दिस इज द स्टीप साइडेड रॉक्स हैं, ये स्टीप साइडेड रॉक्स। क्लियर है बात। अब यहां पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ग्लेशियर मूव कर रहा है,
ठीक है, ये यहाँ से क्या कर रहा है, इरोजन करता जा रहा है और वैली को ही क्या करता जा रहा है, डीप करता जा रहा है। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये जो सी के अंदर ये टूटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्लेशियर जो है यहाँ पे मीट कर गया और यहाँ से टूटना शुरू कर गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करेगा, यही जो सी वाटर है, मतलब ये सी वाटर है, ये धीरे धीरे अंदर इंट्रूड करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही ये इस अगले केस में क्या होगा कि यही सी वाटर पूरी तरह से ऐसे इंट्रूड कर जाएगा और यहाँ पे एक सी का लेवल तो जबकि ये है, ठीक है, इससे भी नीचे 1000 ऑफ डीप। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर जब मूव किया तो इसने इस जो नीचे वैली का फ्लोर है उसको क्या कर दिया है, डीप कर दिया हुआ है। क्या कर दिया है, डीप कर दिया हुआ है, जिस वजह से यहां पे अब सी का वाटर क्या कर जाएगा, इंट्रूड कर जाएगा। और जैसे एक पहली चीज क्या होगी कि ये रॉक कुछ हिस्सा टूटेगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ पानी आएगा और उसके साथ साथ धीरे धीरे ये पानी इंट्रूड करना शुरू करेगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि पूरा ग्लेशियर ही क्या हो जाएगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा। जिस वजह से यहाँ पे, क्योंकि इसके जब चला था ये, तो इसने यहाँ पे क्या बनाया था, गड्ढे बनाए थे, डीप किया रखा था। अब धीरे धीरे जब इसे गिरेगा पानी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो सी का जो वाटर है वो इस के तरफ एंटर करना शुरू कर देगा इस डिप्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो लैंडस्केप जो बनेगा ये, इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को बोल देंगे हम दैट इज फियोर्ड्स। मतलब ग्लेशियर ये पहले यहाँ पे ये ग्लेशियर कोई रहा होगा यहाँ पे, धीरे धीरे वो ये जो ग्लेशियर रहा होगा यहाँ पे वो धीरे धीरे मूव किया होगा और ये यहाँ से इस तरह से मूव किया होगा और धीरे धीरे करके ये यहाँ पे गिरा होगा और यहाँ से फिर सी का वाटर क्या कर गया, इंट्रूड करना शुरू कर गया यहाँ पे। मतलब जब सी का वाटर इंट्रूड करेगा किसी पर्टिकुलर ग्लेशियल वाले रीजन के अंदर जहां पे ग्लेशियर डायरेक्टली सी में मीट कर रहा है, तो वहां पे दोनों तरफ जो स्टीप साइडेड रॉक्स के द्वारा जो स्टीप साइडेड रॉक्स भी वहां पे अगर प्रेजेंट होंगी तो उस पर्टिकुलर टाइप के जो लैंडफॉर्म होगा उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज फियोर्ड्स बोल देंगे। अब देख भी लेते हैं। अ fjord is created when glacier cuts into previously created river valley, often V-shaped or glacier-shaped, usually U-shaped valley. When such valleys were formed by ice age glaciers and when the sea level was significantly lower than today, because large amount of water were tied up in the large masses of land. Towards the end of the each ice age, the climate warmed and the glaciers melted back. मतलब यहाँ पे जैसे ही एक तो ये चीज तो हुई साथ में ग्लेशियर भी आपका यहाँ पे क्या कर गया, ये मेल्ट कर गया, तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पानी का जो डिप्रेशन बनेगा इसी को हम क्या बोल देंगे, फ्योर्ड बोल देंगे। When the glacier melted at the end of the last ice age, the sea level rose considerably. This caused the valleys to filled with water and created fjords. I hope यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब आओ चलते हैं कि ये किस तरह से, और जो जैसे कि अब क्वेश्चन था ये, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि हाउ दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर्सक्यू एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, अब उस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने खुद देखा कि स्टनिंग सीनरी मतलब एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप बना देते हैं, ठीक है। दे आर द हिडन जेम्स दैट ऑफर विजिटर्स सीरियन सीनरी एंड द लैंडस्केप्स, जैसे कि आपका नॉर्वे के अंदर जियरेंजर फोर्ड, जो जियरेंजर जो fjord है नॉर्वे का, जो कि अपने कैरेक्टराइज जाना जाता है टावरिंग क्लिफ्स कारपेटेड विद वेजिटेशन एंड फीचर सेवरल वाटरफॉल्स, आपको इस तरह के वहां पे देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो इसी पर्टिकुलर वाटर के अंदर आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। कई बार आपको ब्लू या फिर आपको ग्रीनिश वाटर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बिल्कुल आपको इस एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलेगी, जिस तरह से ये जो सीनरी है, ये जो लैंडस्केप है, ये और ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाएगा। द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड द शेडो अक्रॉस द ट्रैंक्विल वाटर क्रिएट्स एन्चेंटिंग एटमॉस्फेयर। देन सबसे बड़ा और अगला रीजन कि ये बायोडाइवर्सिटी का हब भी बन जाएगा ये जोन। द fjords आर द रिच इन बायोडाइवर्सिटी रीजन विद लार्ज फ्लोरा एंड फौना, दस इंक्रीजिंग इट्स ब्यूटी। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, चिलियन fjords कंटेन डाइवर्स बेंथिक इकोसिस्टम एंड ऑफ कोरल्स एंड अदर इंटर इनवर्टिब्रेट्स। मतलब जो आपका चिलियन fjord है वहां पे बेंथोस कम्युनिटी देखने को मिलेगी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओशनोग्राफी के अंदर। तो उस तरह के और इवन कोरल्स फार्म मिलेंगे आपको वहां पे। इवन यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ को ये सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको सी बर्ड्स और स्मॉलर मरीन एनिमल्स जैसे कि सी ऑटर्स
या फिर आपको सील फिशेस देखने को मिल जाएंगी, सी लाइन्स देखने को मिल जाएंगे। इवन इसी जोन के अंदर आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज जैसे कि आपका सेलिंग है, फिशिंग है, डाइविंग है, कैंपिंग है, इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मिल जाएंगी। और साथ के साथ साथ इवन आपको नॉर्थ अमेरिका का खास करके जो फ्योर्ड है वो आपको इस तरह की एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। होवे साउंड नाम का ये जो फ्योर्ड है ये आपको स्पेशली इस चीज़ के लिए जाना जाता है। उसके बाद है ये वाले जो रीजन्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वो रीजन्स हैं जो काफ़ी आपको हायर रीजन्स के अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब अगर नदर हेमिस्फेयर की मैं बात करूँ तो नदर्न स्फेयर के अंदर काफ़ी टुवर्ड्स पोल्स के आसपास, और सदर्न हेमिस्फेयर में भी आपको जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी नीचे है, साउथ सदर्न रीजन में काफ़ी नीचे आके है, तो या चिली की हम बात करें तो इस टाइप के जो रीजन्स होते हैं यहाँ पे एक तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है, जिस वजह से वहाँ पे जो फ्योर्ड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ के लैंडस्केप के अंदर बहुत लिटिल चेंज देखने को मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है, जैसे अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें या जैसे अभी रोहतांग टनल बन गई है तो वहाँ का अब लैंडस्केप वो इजीली एक्सेसिबल है, जिस वजह से वहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, उनका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे एज कंपेरिजन टू बाकी रेस्ट अदर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, या मैं बोल लूँ कि इस तरह से ये इनएक्सेसिबिलिटी होने की वजह से या फार अवे फ्रॉम लोगों की साइड से होने की वजह से ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको बहुत कम चेंज देखने को मिलता है लैंडस्केप में। तो इसलिए जो वहाँ की जो ब्यूटी है वो क्या रहती है, इंटेक्ट रहती है, जिस वजह से ये और ज़्यादा सुंदर काफ़ी टाइम तक बने रहेंगे या बने रहते भी हैं। तो लिटिल चेंज इन लैंडस्केप का मतलब वही चीज़ से है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्योर्ड्स एंड ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। अब आते हैं, ये देख लो, ये भी एक क्या है, दैट इज दी, ये ग्लेशियर है, ये आके जब मिल रहा है दोनों तरफ आपको स्टीप साइडेड जोन्स देखने को मिल रहे हैं सी के साथ, और यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे पानी इंट्रूड किया है और कुछ गर्मी की वजह से चीज़ें या बर्फ़ जो होगी वो क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है यहाँ पे, तो ये जो लैंडस्केप बनेगा ये क्या बन जाएगा, दैट इज नोन एज दी फ्योर्ड। तो आप इस चीज़ से भी देख सकते हैं। अब इसके बाद है दैट इज अगली चीज, दैट इज दी मोरेन्स। अब समझो कि मोरेन्स क्या है। मोरेन्स बेसिकली एक डेब्रिस है, जैसे कि ये आइस फ्लो कर रही है, ये चीज देखो आइस फ्लो कर रही है, और इसके साथ साथ जो आपके कुछ मिट्टी है, पत्थर है, जो भी उसके मेल्ट कर आ रहे हैं आगे आके, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेसिकली ये जो इकट्ठे एक्युमुलेशन हो जा रहा है यहाँ पे, उसी को हमने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज दी मोरेन्स बोल दिया। इसके बाद अगर मैं एस्कर की बात करूं तो एस्कर को आप इस चीज से समझो कि एस्कर बेसिकली क्या है, यही ग्लेशियर्स जब विद द पैसेज ऑफ टाइम मेल्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ से जब मेल्टिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मूव कर रहा है और एक साइनोसोडल इस टाइप का जो पाथ बनाता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज दी एस्कर। बेसिकली क्या होता है कि किसी टाइम पे यहाँ पे पानी होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लेशियर मेल्ट किए होंगे, पहले बर्फ होगी, बर्फ दोनों तरफ से चल रही होगी, इस तरह से इरोड कर रही हो, डिपॉजिट कर रही होगी फीचर्स को, तो ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो रहा होगा यहाँ पे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज मेल्ट की होगी ग्लेशियर, और अब इस स्टेज में आ गया कि ये बिल्कुल सूख चुका है, तो इस टाइप के जो साइनसोडल आपको कर्व्स पाथ देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एस्कर्स देखने को बोल देते हैं। अब आगे आगे चलते हैं, इस चीज को ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं हम ड्रमलिन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रमलिन बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रमलिन। बेसिकली किसी टाइम पे यहाँ पे जो ग्लेशियर होगा वो इस तरह से मूव कर रहा होगा और अपने साथ बोल्डर, ठीक है, बोल्डर और क्ले के सेडिमेंट्स उसने डिपॉजिट कर दिए होंगे इस टाइप की शेप में। बोल्डर को इस तरह से उन्होंने वहां पे क्या किया होगा, जमा किया होगा, और ऐसा एक हम्प टाइप का बन गया होगा इसको, ठीक है। तो एक हमॉक टाइप का इस तरह का ये हमॉक बन गया होगा, पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम दैट इज द ड्रमलिन बोल देते हैं। उसके बाद ये है हमारे दैट इज आउट वॉश प्लेन। इन्हीं रीजन्स को हम क्या बोल देते हैं, आउट वॉश प्लेन्स। जैसे ही ग्लेशियर बिल्कुल ये आके यहाँ पे आके पूरी तरह से खत्म होता है आइस और ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं प्लेन एरिया के अंदर, तो इस टाइप का जो प्लेन होता है यहाँ पे आने के बाद, जहाँ पे ग्लेशियर पूरी तरह से मेल्ट कर गए और एक तरह से छोटे छोटे आपको रिवर की स्ट्रीम्स देखने को मिल रहे हैं, तो इस टाइप का जो फीचर बनेगा यहाँ पे, दैट इज नोन एज द आउट वॉश प्लेन्स। तो ये सब फीचर्स हैं जो हमने पढ़े यहाँ पे, इरोजनल प्लस डेपोजिशन ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स को थोड़ा होलिस्टिकली इसलिए भी कवर किया गया क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, तो कल को आपसे पूछ ले तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इन पिक्चर्स के थ्रू ही इन चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएंगे लैंडफॉर्म्स को। तो आओ अब चलते हैं लैंडफॉर्म्स मेड बाय
वॉल्केनोज। तो जब वॉल्केनोज जब फटते हैं मतलब क्या हुआ कि मैग्मा नीचे से आया, उसकी क्या हुई, कूलिंग होगी अर्थ की सरफेस पे आकर, सॉलिडिफिकेशन होगी, तो उसके टाइप के जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स बोल देते हैं। अब आओ, जब मैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में वो कुछ तरह से हो सकते हैं, एक्सट्रूसिव भी हो सकते हैं और इंट्रूसिव भी हो सकते हैं। अगर एक्सट्रूसिव की बात करूं तो जब लावा अर्थ की क्रस्ट के ऊपर कूल होगा तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, एक्सट्रूसिव कैटेगरी में डाल देंगे। जब यही लावा की कूलिंग विद इन द अर्थ क्रस्ट होगी तो उसको हम किस में डाल देंगे, दैट इज इन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म की कैटेगरी में डाल देंगे। अगर मैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म की बात करूं तो जिसमें आपको शील्ड वॉल्केनो देखने को मिल जाएंगे, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस देखने को मिल जाएंगे, मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिल जाएंगे, जो हम ऑलरेडी जियोमॉर्फोलॉजी में पहले प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर कवर कर चुके हैं, और कन्वेक्शन करंट थ्योरी में भी कंपोजिट वॉल्केनो और कैल्डेरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इवन अगर मैं कैल्डेरा की बात करूं, आप इस तरह से समझ लो कि ये कोई चीज है, ये वॉल्केनो यहाँ पे फटा, जब फटा तो कुछ टाइप के बाद फिर से यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें जब इरप्शन नहीं तो ये यहाँ पे जो भी रॉक्स होंगी दोबारा से सॉलिडिफाई होगी। जब इसी का माउथ दोबारा से इतना वाइड हो जाएगा, ये बिल्कुल इस तरह से समझो कि ये ऐसे वाइड हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, कैल्डेरा बोल देंगे, क्योंकि ब्लास्टिंग के बाद ये और ज्यादा फटेगा तो उसकी वजह से जो वाइड ओपनिंग हो जाएगी उसी को हमने क्या बोल देना है, कैल्डेरा बोल देना है। अब आओ जहां से मेन अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, दैट इज इन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो जिसमें आपको सिल्स देखने को मिलेंगे, डाइक्स देखने को मिलेंगे, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ। अक्सर यहाँ पे समस्या क्या आती है कि यहीं पे अक्सर इशू रहता है कि इनको समझना कैसे है, क्योंकि एक्सट्रूसिव तो बाहर फिर भी दिख जाते हैं, पर समस्या आती है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के साथ। तो अगर मैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की बात करूं तो उसको आप इस इमेज से देखो, जैसे कि बैथोलिथ की बात हो रही, तो बैथोलिथ का मतलब है कि ये बहुत बड़ा क्या है बेसिकली, तो बैथोलिथ की अगर मैं बात करूं तो बैथोलिथ बेसिकली ये बहुत बड़ा एक टाइप का स्टोरेज है यहां पे। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे बैथोलिथ को। तो बेसिकली अगर मैं बैथोलिथ की बात करूंगा यहाँ पे, तो बैथोलिथ का जैसे नाम से पता चल रहा है बेसिकली ये बात बात याद रखना वर्ड यहाँ पे, बात किसका होगा, दैट इज ऑफ मैग्मा। मतलब ये मैग्मा का बहुत बड़ा बाथटब की तरह होगा ये, और इसी को हम क्या बोल देंगे, दैट इज बैथोलिथ। इसी बैथोलिथ से अगर लावा बिल्कुल ऊपर को आ रहा है और अगर उसने सॉशर शेप ले ली, मतलब इस टाइप की शेप ले रहा है, वो इस टाइप की एक सॉशर शेप ले रहा है, ठीक है, सॉसर का मतलब क्या हुआ, कटोरी टाइप की अगर शेप ले रहा है इस टाइप से, तो उसको हम क्या बोल देंगे, तो उसको बोल देंगे हम लोपोलिथ। और जब इस तरह से एंटीक्लाइन, ये एंटीक्लाइन और ये सिनक्लाइन जब बनेंगे इसी के अंदर, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, फेकोलिथ बोल देंगे। उसके साथ साथ जब ये लावा जो है पूरी तरह से इस तरह की डोम शेप ले लेगा, बट वो अर्थ की ऊपर क्रस्ट तक नहीं आ पाएगा, बट उसकी वजह से एक अंदर इसके अंदर एक डोम टाइप की जो शेप बनी लावा की, उसका इंपैक्ट आपको ओवरलाइंग रॉक के ऊपर देखने को मिलेगा, जिस वजह से उस जो रॉक होगी वो भी उठ जाएगी। तो अंदर जो ये जो इस टाइप का जो लावा डोम शेप में बनेगा, इसी को हम क्या बोल देंगे, लोकोलिथ बोल देंगे। और जब यही लावा बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, एक देख लो आपकी इस तरह से हॉरिजॉन्टल शेप ले लेगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सिल बोल दिया। और जब यही लावा ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर और वर्टिकल शेप लेगा, तो उसी को हम क्या, उस टाइप का जो लैंडफॉर्म बनेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डाइक बोल देंगे। तो अक्सर जनरली कंफ्यूजन रहता है कि लोपोलिथ क्या है, फेकोलिथ क्या है, बैथोलिथ क्या है, डाइक क्या है, सिल क्या है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये चीज जो क्लियर होती है, ये क्लियर होती है विजुअलाइजेशन से। मैं इसको लास्ट में फिर समराइज कर देता हूं। बाथ टब से बैथोलिथ याद रखना, सॉशर शेप से याद रखना लोपोलिथ, ठीक है, जहां पे एंटीक्लाइन इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ एंटीक्लाइन और सिल्क्लाइन बन जाएंगे, जब मतलब इस तरह से शेप बनेगी, ठीक है, तो इस टाइप की जो शेप बनेगी वो किस में बनेगी, दैट इज इन फेकोलिथ। उसके बाद इस तरह का डोम टाइप का स्ट्रक्चर जो बनेगा, लोकोलिथ। जब हॉरिजॉन्टली ये लावा इस तरह से स्टेबल हो जाएगा, आगे सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो अंदर ही उसको क्या बोल देंगे, सिल। और जब ये बिल्कुल वर्टिकली या ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ही होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डाइक बोल देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म मेड बाय लावा और मैग्मा या वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो आओ अब चलते हैं अगले,
दैट इज ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म की तरफ। अगर मैं ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म की बात करूं तो इरोजनल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे पूल्स, सिंक होल्स, उवालास, और डिपोजिशनल में स्टेलेक्साइट, स्टेलेगमाइट, पिलर्स। और कहीं ना कहीं ये जो इस तरह के स्टेलेक्साइट, स्टेलेगमाइट और पिलर्स हैं, ये एक और डिफरेंट टाइप का एक लैंडफॉर्म बना देते हैं, पर्टिकुलरली जिनको हम क्या बोल देते हैं, कास्ट टोपोग्राफी बोल देते हैं। तो उसको भी हम अगली स्लाइड में होलिस्टिकली कवर करेंगे। पहले देखते हैं पूल्स, सिंक होल्स और उवालास क्या चीज है। तो अगली स्लाइड के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब सपोज करो ये अर्थ का कोई सेक्शन है, ठीक है, ये अर्थ का कोई सेक्शन है, यहां से क्या हुआ, पानी जो है परकुलेट करना शुरू किया और धीरे धीरे आप देखेंगे यहां पे एक बेंड सा होने लग गया। इसको हमने क्या बोल दिया, स्वलो होल बोल दिया। बाद में यही स्वलो होल जब और ज्यादा डीप हो जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंक होल बोल देंगे। और इस तरह के जब मल्टीपल सिंक होल्स आपको देखने को मिलेंगे और यही सिंक होल जब बड़े हो जाते हैं, याद रखना जब यही जो सिंक होल होंगे ये और ज्यादा डीप और वाइड हो जाएंगे, जब यही सिंक होल क्या होंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये जो सिंक होल जब क्या होंगे, डीप एंड वाइड हो जाएंगे, तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, डीप एंड वाइड। तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज दी उवालास। क्लियर है बात? तो दिस इज ऑल अबाउट योर इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब इसके बाद देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जो कि हम कास्ट टोपोग्राफी के अंदर देखते हैं। बेसिकली ये भी एक डायग्राम है स्टेलेक्साइट, स्टेलेगमाइट, ठीक है, एंड पिलर का। बट अब समझो कि बेसिकली स्टेलेक्साइट, स्टेलेगमाइट या कास्ट टोपोग्राफी होती क्या है, इस इमेज के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर होगा। कास्ट टोपोग्राफी बेसिकली लाइमस्टोन के लैंडफॉर्म्स होते हैं। लाइमस्टोन के लैंडफॉर्म्स का मतलब है, लाइमस्टोन किसको बोलते हैं हम, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। पहले तो आपको कुछ चीजें समझनी होंगी कि इस कास्ट टोपोग्राफी के अंदर जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करता हूं, जब इसी की बिल्कुल प्योर फॉर्म होगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्साइट बोलते हैं। अब इसको क्या कहा, कैल्साइट। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ याद रखना जब मैग्नीशियम आ जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, तो इसको हम बोल देंगे दैट इज डोलोमाइट। क्या बोलेंगे, डोलोमाइट। अब पहले इस चीज को समझो, कैल्साइट और डोलोमाइट। जब मैं बोल रहा हूं कि प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन की जब मैं बात कर रहा हूं, लाइमस्टोन का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कैल्साइट बोल दिया। कैल्साइट बोल दिया हमने इसको, दैट इज कैल्साइट। और इसके साथ जब मैग्नीशियम आ जाएगा तो इसको हमने क्या बोल देंगे, दैट इज डोलोमाइट बोल देंगे। अब जब मैं कास्ट टोपोग्राफी की बात करता हूं तो समझो कि कास्ट टोपोग्राफी है क्या चीज है। इसी से जगह से कास्ट जो नाम आ रहा है बेसिकली है कहां से, कास्ट जो नाम आया है ये आया है यूगोस्लाविया से। यूगोस्लाविया में एक रीजन है जिसका नाम है कास्ट। वहां पे सब इस टाइप के लैंड फॉर्म्स जो बने थे, वहीं से उन्हीं की रिजेम्बलेंस के थ्रू बाकी और डिफरेंट हिस्सों में इस तरह के लैंड फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, दैट इज कास्ट लैंड फॉर्म्स या कास्ट टोपोग्राफी, या इवन इनको चौक लैंड फॉर्म्स भी बोला जाता है। अब बेसिकली होता क्या है, इसी कहानी इसी कैल्शियम कार्बोनेट की होगी। जब लाइमस्टोन जो रॉक होगी उसके अंदर जब पानी के साथ संपर्क में आएगी, तो पानी के संपर्क में आने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे होगी। उस चीज को समझो कि वो चीज क्या होगी, इस चीज को समझो अब कि ये होगा क्या। यहां पे बेसिकली जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे लाइमस्टोन की, तो जब ये रहा आपका लाइमस्टोन, अब ये रिएक्ट करेगा किसका, इसके साथ जब पानी का रिएक्शन होगा, ठीक है, वाटर भी आएगा, प्लस साथ में जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर प्लस एटमॉस्फेरिक डाइऑक्साइड जब आएगी तो इसके साथ एक रिएक्शन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को जब इंटरेक्ट करेगा और साथ में जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके साथ जब रिएक्शन होगा H2O के साथ, तो यहां पे आपको एक वीक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और जब ये वीक एसिड ही बनेगा तो इसी वीक एसिड के रिएक्शन की वजह से जो लैंड फॉर्म्स बनेंगे उन्हीं को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानेंगे, चाहे वो स्टेलेक्साइट हो, स्टेलेगमाइट हो, या फिर आपका कॉलम या केव पिलर की हम जो बात करते हैं, सेम वही चीज हमें देखने को मिलेगी इस कास्ट टोपो
टोपोग्राफी के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीज कि ये लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि इसका नाम ही कास्ट रीजन है यूगोस्लाविया के अंदर, जो कि इस टाइम पे अब स्लोवेनिया का पार्ट है, तो वहां से ये नाम डिराइव होता है, दैट इज द कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी इज द फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स ड्यू टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो इट मींस द सॉल्यूशन ऑफ वाटर डिपोजिशन ऑन एनी लाइमस्टोन और डोलोमाइटिक। डोलोमाइटिक आपको ऑलरेडी बता दिया गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम जब आ जाएगा तो वो डोलोमाइट बन जाएगा, डोलोमाइटिक रीजन बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कास्ट टोपोग्राफी। तो आई होप यहां तक आपको कास्ट टोपोग्राफी की बात क्लियर हो गई होगी। अब आओ देखते हैं बेसिकली होता क्या है। इसी डायग्राम पे समझ लो कि हो क्या रहा है। जब ग्राउंड वाटर इंट्रूड करना शुरू करेगा, तो मैंने यहां पे आपको एक चीज कही कि यहां से क्या होगा, सपोज करो यहां पे रॉक रखी है, ठीक है, लाइमस्टोन की सारी रॉक है, धीरे धीरे यहां पे, अब मैं दूसरे कलर से आपको यहां पे वाटर शो कर देता हूं, इस तरह से यहां पे ये मान लो वाटर की ड्रॉपलेट्स आ रही हैं और ये नीचे गिर रही हैं। क्लियर है बात, ये सब वाटर की ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही हैं। अब होगा क्या कि इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है। तो जब ये गिरेंगी तो पीछे कैल्शियम छोड़ती जाएंगी, और जब ये कैल्शियम छोड़ती जाएंगी तो यहां पे आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलता जाएगा पीछे, किसका, कैल्शियम का। इस रीजन के अंदर आपको ये कैल्शियम का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा और इस तरह से एक लैंड फॉर्म बनता हुआ नजर आएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, स्टेलेक्साइट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्टेलेक्साइट बोल देंगे। क्लियर है बात, दिस इज स्टेलेक्साइट। स्टेलेक्साइट मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं कि ऊपर से जो हैंगिंग पार्ट होगा इन द कास्ट रीजन, ठीक है, तो मतलब ये जो ऊपर से इस तरह से वो हैंगिंग पार्ट होगा, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज द स्टेलेक्साइट। अब ये जब नीचे गिर रहा है, ये नीचे जब गिर रहा होगा तो अब यहां पे एक स्टेज के बाद जैसे कॉन्टिन्यूसली अगर यहाँ पे गिरता जा रहा है इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स, तो नीचे भी तो कैल्शियम का ही एक स्ट्रक्चर बनना तैयार हो जाएगा। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, स्टेलेगमाइट बोल देंगे। मतलब वर्टिकली जो ऊपर से इस तरह से हैंगिंग होगा टुवर्ड्स अंदर एक केव के अंदर या ग्राउंड के अंडरग्राउंड, तो उसी को हम क्या बोल दिया, स्टेलेक्साइट। और जहां पे इस पानी जिसके ऊपर गिर रहा है और जहां पे उस कैल्शियम की एक्युमुलेशन हो रही है नीचे, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे, दैट इज द स्टेलेगमाइट बोल देंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि यहां पे यही जो वाटर इंट्रूड किया है इकट्ठा ऐसे होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और एक शेप ले लेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज कॉलम। बाद में कॉलम बोल लो या एक पिलर की स्ट्रक्चर ले लेगा, या केव पिलर भी बोल देते हैं हम इसको, तो वो एक कॉलम की स्ट्रक्चर बना लेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कैल्शियम इतना एक्युमुलेट हो जाएगा कि आपस में ही चिपक जाएगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज कॉलम। तो इस तरह के जो लैंड फॉर्म्स जो बनते हैं दैट आर इन दी, किसमें बनते हैं, दैट इज इन कास्ट टोपोग्राफी। और इसके अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखते होंगे कुछ जगहों पे आप बोलते हो कि केव के अंदर से वो पानी रिस रहा है, वो किसका पार्ट है, वो अंडरग्राउंड वाटर के लैंड फॉर्म्स का ही पार्ट है। और इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल अगर आपने देखना हो तो अंडरग्राउंड वाटर लैंड फॉर्म्स का ब्यूटीफुल एग्जांपल है देहरादून के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा टपकेश्वर महादेव। तो टपकेश्वर महादेव जो है वहां पे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लैंड फॉर्म्स। तो वहां पे भी पानी की ऐसे ही ड्रॉपलेट्स गिरती हैं शिवलिंग के ऊपर। तो आओ अब देख भी लेते हैं। और इसके बाद अगले जो लैंड फॉर्म्स है हमारे, दैट इज फ्लुवियल लैंड फॉर्म्स। अब मैं जब फ्लुवियल लैंड फॉर्म्स की बात करता हूं तो फ्लुवियल वर्ड से याद रखना आपने कि ये जो लैंड फॉर्म्स जो बन रहे होंगे फ्लुवियल, दैट इज बाय रिवर्स। मतलब रिवर्स के द्वारा या वाटर के द्वारा जो लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं दैट इज नोन एज फ्लुवियल लैंड फॉर्म्स। तो मैं इसकी अगर बात करूं तो इरोजनल में वैलीज देखने को मिलेंगी। इन वैलीज की खासियत याद रखना, वैलीज ग्लेशियर में भी बनी थी बट वो वैलीज कैसी थी, यू शेप वैलीज थी। यहां जो वैलीज बनेंगी दैट इज वी शेप वैलीज बनेंगी। कैसी, वी शेप वैलीज बनेंगी। उसके बाद पॉट होल्स और प्लंज पूल्स देखने को मिलेंगे। ये दोनों आपको किसका पार्ट बनेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ वाटरफॉल्स का पार्ट बनेंगे। ये क्लियर है बात, पॉट होल्स और प्लंज पूल्स आपको वाटरफॉल्स में देखने को मिलेंगे।
उसके बाद इंसाइज और एंट्रेंस्ड मेंडर्स, बल्कि ये कॉमन होते हैं, समटाइम्स डिपोजिशनल में भी देखने को मिलते हैं, और उसके साथ रिवर टेरेसेस देखने को मिलते हैं। बट जो मोस्ट कॉमन है दैट इज वैली एंड वैलीज, पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स। उसके बाद डिपोजिशनल की अगर मैं बात करूं दैट इज एलुवियल फैंस देखने को मिलेंगे, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार्स देखने को मिलेंगे, मेंडरिंग देखने को मिलेगी, ब्रेडेड चैनल्स देखने को मिलेंगे, और लास्ट में डेल्टास देखने को मिलेंगे। तो ये सब हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स जिसमें इरोजनल और डेपोजिशनल। आपको ये कैटेगरी पता होनी चाहिए कि इरोजनल में कौन से आ रहे हैं और डेपोजिशनल में कौन से आ रहे हैं। तो आओ कुछ और देख भी लेते हैं इनको। जब मैं वाटरफॉल्स की बात करता हूं, प्लंज पूल या इसकी आपके पॉट होल्स की, तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सा है। इस चीज को समझो कि होता क्या है, इस चीज को समझो। बेसिकली वाटरफॉल कहां बनेगा, एक तो याद रखना वाटरफॉल हमेशा हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक, जब ये दो डिफरेंट रॉक्स होंगी, हार्ड के नीचे कैसी होगी, मतलब अपर हार्ड होगी, लोअर में कैसी होगी, सॉफ्ट रॉक होगी, तभी आपका क्या बनेगा, वाटरफॉल बनेगा। अब इस चीज को देखो, ऊपर ये क्या रखी है, हार्ड रॉक रखी है। हार्ड रॉक के बाद पहले यहां पे क्या हुआ, ये वाटर चल रहा है, इस वाटर ने ही इस रॉक को कट कर दिया। यहां पे ओवरहैंग पार्ट होगा पहले, यहां पे विद द पैसेज ऑफ टाइम वाटर ने विद फ्रिक्शन एंड एब्रेसिव एक्शन के थ्रू उसने क्या कर दिया, उसको काट दिया। अब नीचे क्या है, नीचे रखी है ये सॉफ्ट रॉक रखी है। सॉफ्ट रॉक तो ऑटोमेटिकली वाटर कट करता जाएगा और इस तरह से एक शेप बना लेगा, और जहां से ही ये पानी गिरेगा नीचे, ये ऊपर रॉक थी, ये नीचे टूट गई है, ये रॉक यहाँ पे फॉलन रॉक्स ये रखी हैं, ओवरहैंग थी पहले यहाँ पे, और यहीं से पानी जब नीचे गिर रहा है, ये इस तरह का एक पूल सा टाइप की एक फॉर्मेशन हो रही है। इसी को हम क्या बोल देंगे, जब आप खुद देखना, जब ऊपर से झरने से पानी गिरता है तो नीचे गड्ढा सा बना होता है, उसी गड्ढे को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज दी प्लंज पूल बोल देते हैं। इवन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रैपिड्स देखने को मिलते हैं। आप देखते हैं कि उन रैपिड्स में ही हम, चाहे ब्यास देख लो या ऋषिकेश देख लो, वहां पे हम राफ्टिंग करते हैं, तो उन्हीं रैपिड्स में हम वो राफ्टिंग भी करते हैं। आप वो समझो कि ये रैपिड्स कैसे होते हैं। अब मैंने क्या कहा कि अल्टरनेटिव रखी होंगी हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स, मतलब ऊपर अपर में हार्ड, नीचे सॉफ्ट। सिमिलर कहानी यहां देख लो, यहाँ पे क्या कैसी रखी है, ये वाली रॉक, ये है जो लाइट कलर में हार्ड रॉक, और इसके साथ रखी है ये सॉफ्ट रॉक। अब क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, सॉफ्ट रॉक को तो कट कर दे रहा है, बट हार्ड रॉक की वजह से वो हिस्सा उतनी इजीली कट नहीं हो पा रहा, तो क्या हो रहा है, पानी जो है उसके ऊपर से जा रहा है। मतलब ये ऐसे आया पानी, ठीक है, ये सॉफ्ट रॉक रखी है, ये हार्ड रॉक रखी है। अब पानी ऐसे को जा रहा है क्योंकि आगे फिर सॉफ्ट है, ठीक, फिर आगे ऐसे आएगा, तो ये ऐसे रैपिड्स बन रहे हैं, इस टाइप के रैपिड्स बन रहे हैं वहां पे। तो दिस इज अगेन ये हार्ड होगी यहाँ पे, ठीक है, ये फिर सॉफ्ट, ये फिर सॉफ्ट। तो मतलब इस तरह के जो रैपिड्स बन रहे हैं, जो इस तरह के, जो अगर मैं उत्तराखंड की लैंग्वेज में बात करूँ तो उनको रप्टेज इस तरह से बोलते हैं, या फिर इस तरह के जो पानी के जो शेप्स बनती हैं वहां पे जिसमें राफ्टिंग करते हैं हम, ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, रैपिड्स बोल देते हैं। तो वो भी एक और फीचर है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इन फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। अब ये लैंडफॉर्म जैसे ही रिवर फ्लड मतलब प्लेन एरिया के अंदर एंटर करती है, तो वो क्या बनाती है, तो वो बनाती है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन वो हिस्सा जहां रिवर्स अपने साथ ह्यूज वॉल्यूम में वाटर लेके आती हैं, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं, ठीक है, तो उसी प्लेन एरिया को हम क्या बोल देते हैं, फ्लड प्लेन बोल देते हैं। अब इसी फ्लड प्लेन के अंदर आप देखेंगे तो रिवर इस तरह से जिगजैग पाथ बना रही है, इसको क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं मिएंडर। अब अगर मैं मिएंडर की बात करूं तो मिएंडर में क्या होता है कि रिवर्स एक बैंक को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहीं पे मैं बता देता हूं, इसको ध्यान से देखना, मैं यहां पे दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। ये आया पानी, पानी इस वाले पोर्शन पे सीधा जब पानी आ रहा होगा तो यहां हिट करेगा ये सबसे पहले, तो यहां पे वो ज्यादा इरोजन करेगा एज कंपेरिजन टू इस वाले हिस्से में। इस वाले हिस्से में वो कम इरोजन करेगा। इसको यहां देख लो, मैं इसको दोबारा से इरेज करता हूं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस हिस्से से ये दिख रहा है आपको, यहां पे वो ज्यादा इरोड कर गया, और ये वाला हिस्सा जो लाइट कलर वाला रह गया ये अलग हो गया, ठीक है, ये कम यहाँ पे इरोजन हुआ। तो इस तरह से
अगेन दोबारा से ये पानी आया, ये जहां पे हिट किया इसने, तो अगेन यहां पे इस तरह से ज्यादा इरोजन, इस हिस्से में फिर कम इरोजन। तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं मेंडरिंग। बट अगर रिवर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अब ध्यान से सुनना, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो जब इस टाइप की मेंडरिंग करती हैं या जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो वो साइड में अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स करती हैं। जब वो फ्लड्स आते हैं अपने बैंक्स पे वो डिपॉजिट कर देते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल लीव्स बोलते हैं। उस डायग्राम को यहां पे समझो कि नेचुरल लीव्स क्या होते हैं, ये तभी लिखे हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको डार्क कलर में, ये इस तरह से, या फिर मैं अगर इसको नंबरिंग दूं इसको, तो ये वाली जो नंबरिंग है 1 और 2, तो ये जो 1 और 2 हैं ये क्या है, ये देख लो, 1 ये रहा, 2 ये रहा, और इसी को हमने क्या बोल दिया, लीव्स बोल दिया। अगर मैं लीव्स की बात करूं तो इस चीज को समझो कि क्या चीज है ये। सपोज करो कि ये पहले एक रिवर थी, ऐसे चल रही थी, ठीक है, यहाँ पे ये फ्लड वगैरह, ये नॉर्मल रिवर जो थी वो चल रही थी, क्लियर है बात, ये एक रिवर थी नॉर्मल, इस तरह से चल रही थी। बट अगला केस क्या हुआ कि इसी रिवर में आ गया फ्लड, मतलब इसका जो लेवल था अब ये पहुंच गया यहाँ तक, ठीक है, या ये ले लो यहाँ तक, क्लियर है बात। अब इसी के बाद क्या होगा यहाँ पे, इसी के बाद यहाँ पे आपको ये इस तरह से जब फ्लड्स आएंगे तो सेडिमेंट्स भी आएंगे। अब जब सेडिमेंट्स आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिपोजिशन देखने को मिलेगा, और इस तरह से यहाँ पे ये जब नॉर्मल केस आ जाएगा, जब फ्लड चला जाएगा तो उसके बाद इस जोन के अंदर आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा। इसी पर्टिकुलर को हम क्या बोल देंगे, दैट इज नेचुरल लीव्स बोल देंगे। समझ आ गई बात। तो ये जो रीजन है, मतलब जब फ्लड के बाद यहाँ पे जो डिपॉजिट हो गए ऑन दी बैंक्स, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे जो उठे हुए ज्यादा डार्क रंग वाले, ये जो ज्यादा डार्क रंग वाला हिस्सा है, इसी को हमने क्या बोल दिया, दैट इज क्या बोला, इसी को कहा हमने नेचुरल लीव्स बोल दिया। अब इस चीज को यहां भी देख लो, ये देख लो, ये नेचुरल लीव्स, ये उठे हुए हिस्से हैं ये सारे, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है, पहले इसी को देख लो फिर आते हैं उस वाले डायग्राम पे। अब इसके बाद है पॉइंट बार्स की, जब मैं बात करता हूं तो पॉइंट बार्स को यहां पे समझो कि बेसिकली पॉइंट बार्स क्या चीज है। पहले तो आप ये सपोज करो, ये अब रिवर आएगी, इस तरह से रिवर आ रही है, तो सबसे पहले कहां टकराएगी, इस वाले पार्ट पे टकराएगी, मतलब यहां पे उसने टकराई वो, क्लियर है बात। तो इसको क्या कर दिया, इसको कर देगी वो इतना वाइड, क्लियर है बात। जबकि इस वाले हिस्से को क्या कर देगी वो, इस वाले हिस्से में उतना इरोजन नहीं करेगी, इस वाले हिस्से में क्या कर देगी वो, एक तरीके से मैं ये बोल रहा हूं, इस व्हाइट वाले हिस्से में वो क्या करेगी, डिपोजिशन कर देगी, क्लियर है बात। ध्यान देखते रहना, इस वाले हिस्से में क्या करेगी, डिपोजिशन कर देगी। और यहां पे जो डिपोजिशन होगा, इस डिपोजिशन को ऐसे समझ लो, ये इस वाले हिस्से में जो डिपोजिशन हो रहा है एक लीनियर फैशन में होगा, इस तरह से, इस तरह से, जो इसके मतलब जिस वाले बैंक पे या जो सामने वाले जो हिस्सा है इसके अपोजिट जो इस तरह से लीनियर डिपोजिशन होगा, इस तरह से क्या हो रहा है, लीनियर डिपोजिशन हो रहा है, इसी को हमने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज द पॉइंट बार्स बोल दिया। क्या कहा, पॉइंट बार्स, मतलब इसके अपोजिट, दैट इज द सेक्शन अपोजिट टू द इरोजन, और जहां पे वो लीनियरली डिपॉजिट हो रही है चीज, उसी को हम क्या बोल देंगे, दैट इज द पॉइंट बार्स बोल देंगे उसी चीज को। इवन यहीं पे मैं आपको ऑक्सबो लेक भी बता देता हूं कि ऑक्सबो लेक कैसे बनती है। बस ये मेंडरिंग ऐसे ही होती रहेगी, अब यहां से फिर रिवर आई, यहां पे टकराएगी तो यहां पे और ज्यादा वो कर देगी, मतलब ये हिस्सा और वाइड हो जाएगा यहां पे, और दोबारा से ये हिस्सा ऐसे बन जाएगा। अब यहां वाले इसमें भी ऐसे ही बनेगी, अब यहां पे भी दोबारा से ये हिस्सा और वाइड हो जाएगा और ये थोड़ा और कम वाइड होगा, और एक स्टेज ऐसी आती जाएगी कि जब ये बिल्कुल ही पास आ जाएंगे, जब ये क्लोज आ जाएंगे ये वाले हिस्से, तो क्या होगा, सपोज करो इसको ऐसे देख लो, ये ऐसे, ठीक है, ये जब बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे और पास आ जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा अलग हो जाएगा और
रिवर फिर सीधी ही बहना शुरू कर देगी यहां से, ये इस तरह से सीधी, क्योंकि इसके बीच का जैसे ये क्लोज आता जाएगा तो ये आपस में मिल जाएंगे, ये चीज यहां हो जाएगी, और ये वाला जो हिस्सा होगा, इस कलर से मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये वाला हिस्सा जो होगा बिल्कुल अलग हो जाएगा, और इस तरह से मतलब एक ऑक्स, जैसे कि घोड़े का, या आप बोल लो कि जो बैल होता है उसका जो पांव होता है उसकी एक शेप बन जाएगी, तो वो ये जो शेप बन रही है इसी को हम क्या बोल देंगे, ऑक्स बो लेक बोल देंगे। क्लियर है बात? मतलब जब मेंडरिंग के बीच डिस्टेंस कम होता जाएगा, ये मेंडरिंग और पास होती जाएगी, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, ऑक्स बो लेक बोल दिया। पॉइंट बार समझ आ गया कि इसी के जहां पे नेचुरल, ये जो आपकी जो वाटर रिवर स्ट्रीम है जिस हिस्से को हिट करती है उसके जो बिल्कुल अपोजिट होगा, जो हिस्सा जहां पे एक लीनियर फैशन में आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा, वर्ड याद रखना यहां पे लीनियर डिपोजिशन, तो वहीं पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, दैट इज पॉइंट बार्स। एनसीईआरटी के केस में वहां पे कन्वेक्स हिस्से की भी बात की है, बट उसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि अगर एक साइड से देखोगे तो वो क्या बनेगा, अगर इधर से देखोगे तो कनकेव बन जाएगा, और अगर इस साइड से देखोगे कन्वेक्स बन जाएगा। बट जो सोर्स है एनसीईआरटी में वो कन्वेक्स ही लिखा गया, तो आप कन्वेक्स ही मारना ऑप्शन में अगर आता है इस तरह से। बट मेन चीज याद रखना कि इट्स अपोजिट टू दी, किसके होगा, जहां पे भी रिवर इरोजन कर रही है, एक कीवर्ड याद रख लेना, ऑपोजिट टू इरोजन, इरोजनल साइड, अपोजिट टू इरोजनल साइड। और इरोजनल साइड में क्या होगा, लीनियर डिपोजिशन हो जाएगा। समझ आ गई बात? जब लीनियर डिपोजिशन हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोल देंगे, पॉइंट बार बोल देंगे। आई होप यहां तक चीज क्लियर होगी। अगर मैं नेचुरल लीव की बात करूं तो नेचुरल लीव बेसिकली क्या है कि जब बड़ी रिवर्स में फ्लड आता है तो उसके बैंक में, जब वो फ्लड चला जाता है उसके बैंक में जो डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नेचुरल लीव बोल देते हैं। अब आओ इसको देख लेते हैं। ये आपको इस तरह से नहीं लग रहा कि जैसे किसी, कई बार लेडीज जो अपने बालों को इस तरह से, अगर मैं पंजाबी भाषा में बोलूं तो उनको बोलते हैं कि वो अपने बालों को इस तरह से एक टेंगल्ड वे में बांधती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रेडेड चैनल्स बोल देते हैं। अगर मैं पंजाबी भाषा में बोलूं तो अपने जो गुद के बाल होते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज, ये वैसे ही है सिमिलर, इस तरह के जब चैनल्स होते हैं बनाती हैं रिवर, तो इन्हीं को हम बोल देते हैं, दैट इज नोन एज दी ब्रेडेड चैनल्स बोल देते हैं। और इसके लिए फेमस है आपकी इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रेडेड चैनल्स, मतलब मल्टीपल जगहों से रिवर बह रही है जहां पे उसका मन कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स में इस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब इस तरह से ऐसे कहीं पे भी तो आपको इस तरह के जो चैनल्स देखने को मिलेंगे, दैट इज दी ब्रेडेड चैनल्स इनको कहा जाता है। क्लियर है बात? अब आओ देखते हैं अगले, दैट इज दी सी वेव लैंडफॉर्म्स पे। अब जब मैं सी वेव लैंडफॉर्म की बात कर रहा हूं तो दोबारा से इरोजनल और डिपोजिशनल कैटेगरी में जाएंगे। इरोजनल में आपको क्लिफ्स देखने को मिलेंगी, केव्स देखने को मिलेगा, स्टैक एंड स्टंप, और डिपोजिशनल में बीचेस, ड्यून्स, बार्स, बैरियर्स देखने को मिलेंगे। तो आओ एक बार देख लेते हैं कि क्लिफ, केव, स्टैक, स्टंप क्या है। सबसे पहले ये देखो, एक क्लिफ का एग्जांपल है। सपोज करो ये आपका एक सी का वेव है, सी का हिस्सा, सी वेव्स वाला हिस्सा, ये नीचे सी वेव्स चल रही हैं, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एक चीज याद रखना, सी वेव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इरोजन होगा या जो यहाँ पे डेपोजिशन होगा, दो एक्शन के एजेंट से होगा। एक तो थ्रू वाटर, थ्रू विंड, यहाँ पे विंड भी रोल प्ले करेगी और यहाँ पे आपकी लहरें भी काम करेंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम हवाएं भी यहाँ पे टकराएंगी और वेव्स भी टकराएंगी, तो उसकी वजह से आपको इस तरह से यहाँ पे इरोजन देखने को मिलेगा और इस तरह की पूरे एक क्लिफ सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज दी क्लिफ। क्लियर है बात? ये रही आपकी क्लिफ। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये देख लो, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन सेम ये वही सेक्शन है, इसी को हमने क्या बोल दिया, क्लिफ बोल दिया। अब इसके अलावा देखते हैं, और जब मैं बात करता हूं इसके अलावा जब नीचे से भी सी वेव्स इंट्रूड करेंगे तो एक ब्रेक, यहाँ पे आपको एक ब्रेक देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रेक और ब्लो होल देखने को मिलते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ब्लो होल वाला हिस्सा अलग होता जाएगा और नीचे से इंट्रूजन शुरू होगा वाटर या सी वेव्स का, और एक गुफा सी बन जाएगी, इसको हम क्या बोल देंगे, सी के बोल देंगे। अब ये अंडर कटिंग जब और ज्यादा हो जाएगी तो एक बड़ी आर्क बन जाएगी, इसको हम क्या बोल देंगे, सी आर्क बोल देंगे। क्लियर है? और
जब ये और ज्यादा कटिंग होगी तो उसके बाद जो इकलौता हिस्सा जो अलग रह जाएगा उसी को बोल देंगे हम स्टैक। और जब ये पूरी तरह से ये वाला हिस्सा भी इरोड हो जाएगा और विद द एक्शन ऑफ वाटर, तो ये जो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा बच जाएगा उसी को हमने क्या बोल दिया, स्टंप बोल दिया। जबकि ओरिजिनल जो हेड शेप थी वो कुछ इस टाइप की थी, ये इस तरह से ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दी सी वेव लैंडफॉर्म, जो एक इंपॉर्टेंट सी वेव लैंडफॉर्म्स हैं। इसके बाद हैं आपके दैट इज एओलियन लैंडफॉर्म। जबकि हम बीचेस की अगर मैं बात करूं तो बीचेस नॉर्मली सबको पता ही है कि बीचेस कैसी होती हैं। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आपका सैंड्स का डिपोजिशन हो रहा है किनारों पे, बैंक्स पे ऊपर, ठीक है। जब एओलियन लैंडफॉर्म की अगर मैं बात करूं, एओलियन का मतलब होता है थ्रू विंड या एयर के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे या विंड के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, इरोजनल और डेपोजिशनल, जनरली विंड से ही होता है। तो यहाँ पे आपको पेडिमेंट या पेडिप्लेन्स, पलायास इरोजनल में, डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स और मशरूम रॉक्स देखने को मिलेंगे। डिपोजिशनल में सैंड ड्यून्स और लोयस देखने को मिलेंगे। तो आइए जो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं उनको भी देख लेते हैं। ये देखो मशरूम रॉक। अब इस मशरूम रॉक में होता क्या है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना। जनरली आपको इस तरह के लैंडफॉर्म्स आपको डेजर्टिफाइड रीजन के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे, डेजर्ट रीजन के अंदर। अब डेजर्ट रीजन में क्या हो रहा है, इस चीज को यहाँ पे देखो इस तरह से। मान लो ये एक डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे कभी एक ये इस तरह से डेजर्ट होगा, ठीक। ये भी डेजर्ट के ही सारी रेत रखी है। अब विंड आएगी, ये विंड आई, ये रही विंड, ये क्या करना शुरू करेगी, बहना शुरू करेगी, ब्लो करना शुरू करेगी। अब इसके साथ डस्ट पार्टिकल्स जो भी होंगे ये भी क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। और उन अपने डस्ट पार्टिकल जो होंगे जैसे ही इस रॉक से टकराएंगे तो इसको ये थ्रू एब्रेसिव एक्शन, कैसे एक्शन के थ्रू, एब्रेसिव एक्शन के थ्रू। जैसे कई बार आप देखोगे आंधी वगैरह आती है तो मिट्टी चलती तो कई बार वो मुंह पे लगती है वो मिट्टी, ठीक है। तो बस वैसा ही एब्रेसिव एक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस रॉक के ऊपर। और ये जो रॉक कभी पहले ऐसी होगी उसको कट कर करके ये नीचे से बिल्कुल कैसे बना देंगे शेप, बिल्कुल नीचे से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल पतला हो जाएगा और ऊपर से ये जो होगा हिस्सा ये एक चौड़ा सा हिस्सा रह जाएगा, ये वाइड हिस्सा होगा, ठीक है। और ये जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा, नैरो हिस्सा हो जाएगा। अब विंड तो सब जगह चल रही है तो इसको ऊपर वाले को भी होना चाहिए, बट ऊपर क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि विंड में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि पार्टिकल्स इतने हैवी होंगे कि वो ज्यादा ऊपर तक क्या नहीं कर पाएंगे, फ्लोट नहीं कर पाएंगे और उतना एक्शन ऊपर नहीं कर पाएंगे। जबकि निचले रीजन के अंदर वो जो एक्शन होगा वो ज्यादा होगा और नीचे ही उनका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। और जिस वजह से ये वाला जो हिस्सा होगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इरोड हो जाएगा और एब्रेसिव एक्शन ऑफ सैंड के द्वारा ये हिस्सा बिल्कुल पतला पड़ जाएगा, नैरो पड़ जाएगा। और इस टाइप की जो एक स्ट्रक्चर बनेगा ये बिल्कुल ये ऐसा लगेगा जैसे एक मशरूम की शेप होती है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, मशरूम रॉक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मशरूम रॉक बोल देंगे। किसका एब्रेसिव एक्शन होगा, सैंड का होगा। क्लियर है बात। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मशरूम रॉक। इसके बाद ये देख लो सैंड ड्यून्स की अगर मैं बात करूं, सैंड ड्यून्स में भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं बर्चन्स। क्या बोलते हैं, बर्चन्स। आपको जैसलमेर वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। इस तरह की आपको क्रीसेंट शेप ये दिख रही है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे, ये सब चीजें इस तरह से, ये इस तरह से जो शेप्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीसेंट। मतलब चंद्रमा आकार वाली जो शेप है, क्रीसेंट शेप्ड जो आपको देखने को मिलती है इस तरह की, इसको हम क्या बोल देते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि मान लो यहां पे क्या चल रही है, ये विंड, मिट्टी बह रही होगी, ठीक है, हवा के द्वारा सैंड चल रही होगी। यहां पे इसको क्या मिल गया, इस प्लांट्स वगैरह या इस तरह रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिल गई, तो ये जो हवा के द्वारा जो सैंड चल रही थी ये क्या हो गई, सेटल डाउन होगी, यहाँ पे बैठना शुरू कर देगी या डिपॉजिट होना शुरू कर देगी इस आसपास वाले रीजन के अंदर। जिस वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की, इस टाइप की आपको क्रीसेंट शेप देखने को मिलेगी। इसी को हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज द सैंड ड्यून्स बोल देंगे। दैट इज द डिपोजिशनल टाइप ऑफ एओलियन लैंडफॉर्म। और जो शेप होगी इसी को हमने क्या बोल दिया,
क्रीसेंट शेप बोल दिया। अगेन जैसा कि मैंने बार बार बोल रहा हूं कि सारी चीज जो है विजुअलाइजेशन के थ्रू है, जस्ट इस चीज को हमने अप्लाई ही करना है कि वो चीज कैसे चल रही होगी। क्लियर है बात? इसके बाद एक अगला, दैट इज द लास्ट, दैट इज द लोएस। लोएस बेसिकली ये स्पेशल एक प्लेट्यू भी है, इन्हीं की वजह से लोएस बेसिकली प्लेट्यू जो कि आपको चाइना में देखने को भी मिलेगा, ठीक है। ये है क्या चीज? बेसिकली ये फाइन डस्ट होगी, बिल्कुल पतले पार्टिकल्स होंगे। कैसे होंगे? फाइन डस्ट पार्टिकल्स होंगे ये। अगर मैं बात करूं फाइन डस्ट पार्टिकल्स की, तो ये फाइन डस्ट पार्टिकल्स ब्लो करेगी विद द पैसेज ऑफ विंड और एक डिपॉजिट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जैसे कि चाइना के अंदर। और यहाँ पे ये देख रहे हो, बिल्कुल ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं इस तरह से बिल्कुल फाइन सेडिमेंट्स होंगे, विंड ब्लोन डिपॉजिट्स ऑफ फाइन सेडिमेंट्स, उन्हीं को हम लोएस बोल देते हैं। और ये जब इकट्ठे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे तो ऐसे बड़े बड़े पहाड़ बना देंगे, एक प्लेट्यू बना देंगे ये विद द मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद थ्रू जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज लोएस बोल देते हैं, या लोएस प्लेट्यू बोल देते हैं, जो कि आपको चाइना के अंदर देखने को मिलता है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइन जो आपके डस्ट पार्टिकल्स के जो सेडिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म बनता है इन जनरली डेजर्टिफाइड रीजन्स, दैट इज नोन एज द लोएस लैंडफॉर्म्स। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी लैंडफॉर्म से रिलेटेड। तो इसके साथ ही हमने जो जियोमॉर्फोलॉजी थी या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, खास करके अगर मैं लैंडफॉर्म्स की बात करूं तो जो फ्योर्ड्स वाला क्वेश्चन आया था उसको हमने काफी होलिस्टिकली कवर कर लिया, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लिया। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म थे उसको हमने कैटेगराइज कर दिया इरोजनल और डिपोजिशनल की कैटेगरी के अंदर। तो यहां से आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, मेंस में तो खैर आपने देख ही लिया कि लैंडफॉर्म से फ्योर्ड से क्वेश्चन आया था जो हमने डिस्कस भी कर लिया। तो मेक श्योर आप एक बार इन लैंडफॉर्म्स को ध्यान से देखें, खुद भी विजुअलाइज करें, और उसके बाद आप जो भी आपकी जो स्ट्रक्चरिंग है आंसर की, तो जैसे आपके साथ शेयर भी हो जाएगा नोट्स के अंदर, तो आप उनको वहां से देख लें कि आपको कौन सा डाटा किस हिसाब से आपने स्ट्रक्चर करना है और किस तरह से आपने अपने आंसर को वैल्यू एडिशन करके उसके अंदर एक प्रॉपर मॉडल आंसर की फॉर्म में आपने पेपर के अंदर लिख के आना है। तो आई होप यहां तक आपको जियोमॉर्फोलॉजी जो हमने पिछले 2 पार्ट्स में कवर किया और आज का जो तीसरा पार्ट था हमने काफी होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश की इन दी फॉर्म ऑफ PYQs। तो इसके साथ ही अब आपका ऑलमोस्ट फिजिकल वाला पार्ट एस्पेक्ट होता है खत्म। तो इसके साथ अब हम नई वीडियो में मिलेंगे विद इंडियन ज्योग्राफी, जहां से मैक्सिमम एस्पेक्ट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं यूपीएससी मेंस के अंदर। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।